वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम में इस टॉपिक के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। उसका अगर उसका प्रोसीजर एक सोफिस्टिकेटेड वे से अगर ना हुआ तो शायद हमारी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ अगर इनटेक किया तो अगर कहीं ना कहीं तो उसका कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ही हो। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकलना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका बनना और साथ ही साथ उसका निकलना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वही चीज आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उस टॉपिक से, उस फिजियोलॉजिकल सिस्टम के उस यूएचएपी सेकेंड पार्ट का वो टॉपिक बनने अब जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर एक्सक्रीशन ना होगा तो शायद बॉडी में वो कोई एडवर्स इफेक्ट निकल सकता है। तो आइए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। एक्सक्रीशन इन द सेंस कि समथिंग दैट टू बी रिमूव्ड आउट। यानी ये एक्सक्रीशन मतलब वो हुआ कि जिससे के थ्रू चाहे वो कोई भी तरह का फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो, उससे अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट ही होना है। अगर वो नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी में कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो आइए वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा कि जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है कि प्रोसीजर हुआ, कोई भी साइकिल हुआ, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मे बी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, either by metabolic activity or by other means like excess ingestion, this substance must have to be removed टोटली, या तो पूरा पूरी या तो पार्सली अगर इनकी इंपॉर्टेंस है तब। mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste, ammonia, urea, uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animal। जैसा मैंने कहा कि जो भी वेस्ट निकला, चाहे वो आयंस के बेसिस पे हो, चाहे वो एक तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट ही क्यों ना हो, उसको 100% बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो मे बी आपका फिर से डिजीज कंडीशन हो सकती है। इसी तरीके का हमारा ड्रग का के भी साथ होता है। अगर कोई बॉडी ड्रग को इनटेक करती है या कोई पेशेंट ड्रग को इनटेक करती है तो उससे रिलेटेड अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होंगे। जैसे इन द केस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल में जो जिलेटिन का है उस जिलेटिन को 100% निकलना ही है, तभी उसके अंदर जो मैंने ग्रेनुअल्स का यूज किया है उसका यूटिलाइजेशन होगा और उस जिलेटिन को हमें निकलना ही होगा, चाहे वो फिशेस के रास्ते वो निकले। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर यही जिलेटिन, एक यही सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर यही बॉडी में अगर रुक गया तो शायद ये किसी और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अल्टीमेटली यही बात होती है कि हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसी कारण से बहुत यूनिक करेक्टर में इसे ध्यान दिया जाता है। आइए अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी पार्ट्स है जो आगे हम लोग अगली स्लाइड्स में देखेंगे डायग्रामेटिक रूप में। ये जो हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है वो हमारी किडनी से स्टार्ट होती है। इसे हम डायग्रामेटिकली अगर देखें, ये सपोज अगर हम मानते हैं कि किडनी है तो किडनी के पास दो आएंगे, एक तो रेनल पेल्विस होंगे, दूसरी बात आपके रेनल विन होंगे, रेनल आर्टरी होंगे, और साथ ही साथ इनसे एसोसिएटेड हमारा यूरेटर होगा, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर होगा जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो पास आउट हो सकता है। सो अल्टीमेटली यही चीज यहाँ लेगा कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पेयर ऑफ किडनी एंड पेयर ऑफ यूरेटर, इनसे जो इसे पैसेज आउट करेगा इस फॉर्म में। सॉरी, मैं इसे और क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से, डायग्रामेटिकली मैं इसे प्रेजेंट करता हूँ। राइट, ये हमारा किडनी हुआ था, फिर दूसरा जो पेयर था, पेयर ऑफ किडनी था, वो भी यूरिनरी ब्लैडर में गया। वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, और एक यूरेथ्रा जिससे कि एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। दूसरी बात की जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप्ड की होती है, वही चीज यहाँ पे लिखा। और इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो ये एब्डोमिनल पोजीशन में तो पाए जाते हैं, वही चीज यहाँ लिखा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity,
Each kidney of the adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram. Towards the center of the inner concave surface of the kidney, a notch called a hilum. ये आपका हाइलम पोजीशन है, हाइलम थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर. इन द इनर द हाइलम अ ब्रॉड फनल, एक रेनल पेल्विस, जैसा मैंने कहा था किडनी के पास होता है, और उसके प्रोजेक्शन कैलिसेस जस्ट लाइक दिस. अगर हम बात करें तो कैलिस के फॉर्म में ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. आउटर लेयर इसका जो कि टफ कैप्सूल का बना रहता है, इसमें भी दो रीजन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला. द मेडुला इज डिवाइडिंग इनटू फ्यू कोनिकल मास लाइक मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इट टुवर्ड्स द into the calyx, एंड जो कॉर्टेक्स ऑफ बर्टनी बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड. ये अगर सपोज हम इसे जूम करके देखें तो अगर हम बात करें कि ये हमारा रेनल पेल्विस है और ये भी एक रेनल पेल्विस है, तो इन्हीं दोनों के बीच को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टनी. यही चीज यहाँ मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड ये हुए, as a renal column called a column of the Burtney. So ultimately क्या हुआ कि हमारी जो किडनी है ये इस तरीके से प्रेजेंट की गई है, जिसके थ्रू एक बहुत ही आराम और बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से हमारा जो भी ब्लड वेसल्स है, जो भी हमारा वेस्ट है, वो या तो एब्जॉर्ब हो जाए और या तो वो टोटली बाहर हो जाए. आइए अब इसे डायग्राम के रूप में देखें. हमारा जो मेन फंक्शन है नेफ्रॉन, नेफ्रेटिक सेल जिसे हम लोग कहते हैं, और इसमें जो किडनी की जो यूनिट है वही है आपकी नेफ्रॉन. इस नेफ्रॉन में एक बोवेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस रहता है, एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और एक इफरेंट आर्ट्रियोल होता है. एफरेंट क्या करता है कि बॉडी के कोई भी वेस्ट को लेके आएगा, और इफरेंट क्या करेगा, उसके थ्रू इसे सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा. ठीक है. अब वो फॉलोड आउट होगा आपके पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो फॉलो, और इन दोनों ट्यूब्यूल को रोकने के लिए, इन दोनों ट्यूब्यूल को कनेक्ट करने के लिए हेनल्स लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप सिस्टम, लूप ऑफ हेने, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इन दोनों के बीच को जो जोड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली बात यही हुई कि हमारी जो नेफ्रॉन है ये हमारी किडनी में प्रेजेंट रहती है, और इन्हीं के सिस्टम के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो फर्दर ओपन होगा ये यूरेटर में ही जाके. सो क्या हुआ यहाँ पे किडनी में आया, आप देख सकते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल आया और इफरेंट आर्ट्रियोल भी ले गया. इफरेंट आर्ट्रियोल का एक और फंक्शन है कि ये क्या करते हैं कि हर, आप देख सकते हैं कि जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जितना भी पार्ट है वो इस इफरेंट आर्ट्रियोल से कवर्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाती हैं, और कुछ चीजें इसे एक्सक्रीट आउट होती हैं जो डायरेक्टली इसे डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में होना चाहिए. तो यही चीज है कि हमारे जो नेफ्रॉन के सिस्टम में फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, आइए उस चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि इनकी क्या फंक्शन. जैसा मैंने कहा था कि जैसा मैंने कहा था कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो ट्यूब्यूल्स की सिस्टम है, उसके साथ एक इफरेंट आर्टरियोल भी मूव कर रहा था. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ एक्सक्रीशन होगा. तो आइए एक एक करके उस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहली बात प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से कवर्ड है, which increases the surface area of reabsorption nearly all the essential nutrients, and about 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed. यानी कि प्रिंसिपल एरिया, हमारी जो ट्यूबुलर सिस्टम की जो प्रिंसिपल एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर वो फॉलोड अप हुआ था, आपने देखा था एक हेनल्स लूप से, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग था. असेंडिंग और डिसेंडिंग का फंक्शन अलग अलग है, आइए उसे देखते हैं. असेंडिंग के वक्त में आपका वाटर की परमिबिलिटी होगी, तो वही डिसेंडिंग के तरफ वाटर की परमिबिलिटी होगी, बट वही असेंडिंग के तरफ वाटर का इम्परमिएबल होगा. यही चीज यहाँ पे लिखा है कि रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिंब, हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल of the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid. The descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. Concentrate the filtrate as it moves
down. The ascending limb is impermeable to water but allow the transport of electron. आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है, उसी से स्टार्टिंग है आपकी डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज होता है वो उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यही चीज यहाँ लिखा कि कंडीशंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion, ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance as well. आप देख सकते हैं कि PCT में reabsorption था, हेनल्स लूप में एक्सेप्शन था कि हाँ भाई असेंडिंग डिसेंड, बट डीसीटी में क्या है कि पूरी तरीके से ऑल ओवर सिस्टम से अगर हम बात करें तो सोडियम पोटासियम का जो बैलेंस सिस्टम है वही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही करता है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा था कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वेस्ट निकला इन सभी के पीसीटी, हेनल्स लूप और डीसीटी से होते हुए जितने भी अब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकले वो सब कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके बाहर की तरफ निकलते हैं। वही चीज यहाँ लिखा, कलेक्टिंग डक्ट, this long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. The segment allow passage of a small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolality. जैसा मैंने कहा, so ultimately जो भी ट्यूब्यूल्स के सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स के ही बेसिस पे इनके एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और इन्हीं ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीशन को भी प्रोसीड आउट कर। सो आप देख सकते हैं कितनी सेंसिटिव चीज है कि उसी पैसे से एब्जॉर्ब भी करना और उसी पैसे से आपको आउट भी करना है। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक और सबसे सोफिस्टिकेटेड वे में। अब उसी चीज को हम लोग इसके मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा था कि इसमें फिल्ट्रेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, सिक्रीशन भी होंगे, कुछ एक्सक्रीशन तो होंगे ही होंगे। यही चीज यहाँ लिखा कि फिल्ट्रेशन यानी कि जो सबसे पहला पार्ट यानी जो बोमेन कैप्सूल के अंदर हुआ, जो कि यहीं से सेपरेट आउट हो गया कि जो चीज जो अंदर जानी चाहिए थी एक्सक्रीशन के वक्त और जो चीज एब्जॉर्ब करके वापस जानी चाहिए थी, यही चीज यहाँ लिखा। द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कलेक्ट द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड, water and solute are forced by blood pressure across the selectivity permeable membrane of a cluster of capillary and into the excretory tubule. दूसरा आपकी reabsorption, the transport epithelium reclaims a valuable substance from the filtrate and returns them. देखिए सिक्रीशन के वक्त अगर हम बात करें कि यस कुछ कुछ ऐसे भी हमारे ग्लैंड्स भी हैं जो सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं एक्सक्रीशन में, वही चीज यहाँ पे है ताकि इस एक्सक्रीशन वाला पार्ट है जो हमारी ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करने में कोशिश कर रहा है उसे हम लोग बैलेंस कर सकें। Other substances are extracted from the body fluid and added to the content of the excretory tube. दूसरी बात एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन फिल्ट्रेट लीव्स द सिस्टम एंड द बॉडी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ कि एब्जॉर्प्शन भी हो गया, सिक्रीशन भी हो गया, अब दे नीड टू एक्सक्रीट आउट कि अब ये टाइम हो चुका है कि अब उससे एक्सक्रीट आउट होना है और बॉडी अपने आप में बैलेंस हो जाए। तो वही चीज को यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश की। आप देखें कि एफ्रेंड ने लाया और इफ्रेंड ने ले गया। अब जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो पीसीटी है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होगा, अब इससे फॉलोड अप होगा अब हमारा ये हेनल्स लूप। हेनल्स लूप का जो असेंडिंग पार्ट था वो क्या था कि इम्परमिएबल फॉर द वाटर बट परमिएबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। वही डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था कि परमिएबल फॉर वाटर, फॉर परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। यही चीज यहाँ पे दिखा है, आप देख सकते हैं कि देखिए जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को बाहर करने की कोशिश की, राइट, और वाटर के लिए साफ इम्परमिएबल हो गए। और जो असेंडिंग ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग ने वाटर को इम्परमिएबल कर दिया और असेंडिंग ने इलेक्ट्रोलाइट को परमिएबिलिटी दिया, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बात है, आपका जो डिसेंडिंग था वो वाटर के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, बट जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब था वो वाटर के लिए परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए असेंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो परमिएबल था। सो अल्टीमेटली यही चीज यहाँ पे दिखा कि आप देख सकते हैं कि इसका रीजन बाय रीजन भी बटा हुआ कि कॉर्टेक्स रीजन में आपका कॉर्टेक्स रीजन में आपका पीसीटी आता है और
एनस लूप की बात करें तो आउटर मेडुला और इनर मेडुला, तो इसके लिए। और आप इसमें देख सकते हैं कि सबका एक बैलेंस्ड वॉल्यूम है। अगर उस वॉल्यूम में हल्की सी भी चेंजेज आती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी सिस्टम में डिस्टर्बेंस फिर से जनरेट होने लगेगा। सो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हैं कितनी यूनिफॉर्मिटी और एक प्रेशर ग्रेडियंट कितना इसमें रोल परफॉर्म करता है। तो आइए अब इसके देखते हैं कि जब ये बैलेंस मेंटेन होता है तो इसकी रेगुलेशन कौन करवा सकता है। इसमें सबसे जो इसे हम लोग कहते हैं रास सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन सिस्टम, कि इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी की बैलेंस जब गड़बड़ाती है, जब भी चेंज होती है, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन के वक्त वाटर भी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वाटर इनटेक थोड़ी कम हुई। वाटर इनटेक कम हुई तो इसी दौरान आपकी एडीएच एक्टिवेट होगी ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके, और ये एडीएच जेजीएच सेल से प्रोसीड होता है, राइट। आप देख सकते हैं कि एडीएच ने क्या किया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने लगा। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हो कि वाटर अगर लिमिट से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तब वहाँ पे काम करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर से ज़्यादा हो गया, अब उसे क्या कि कुछ और एक्सपेल्ड आउट करना, तो अब जो बैलेंस बढ़ा उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिर रेनिन एक्टिवेट होगा। रेनिन एक्टिवेट करेगा तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण बॉडी का जो बैलेंस है वापस से मेंटेन हो जाएगा। यही चीज़ जाने का। The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback involving system mechanism involves the hypothalamus, GGA cell, and to a certain extent the heart be responsible by using ANF factor. The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, GGA, and to a certain extent the heartbeat इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि अब हम लोग इसके बारे में मैकेनिज्म के थ्रू इसे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, बॉडी में बैलेंस गड़बड़ाए, अब एडीएच आए। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर का वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था from later part of the tubule, thereby preventing diuresis. An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the heat. An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on blood vessel. This causes an increase in the blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular filtration rate. अब देखिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वाटर ये एब्जॉर्प्शन तो बढ़ रहा था, and thereby the GFR. The JGA plays a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow, क्योंकि अब निकालना भी है blood pressure, GFR can activate the JG cell to release the renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 being powerful vasoconstrictor increase the glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone. अब इससे क्या होगा कि वाटर कुछ सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी करवाएगा, ये चीज जान लेगा। एल्डोस्टेरॉन causes the reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule. This also leads to the increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism. तो अल्टीमेटली क्या था, आप देख सकते हैं कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम भी हुआ था फिर भी सिस्टम उसे मेंटेन कर दिया, और हार्ट ने यही अपने उस टाइम पे एएनएफ रिलीज करके हार्ट ने अपने आप को, जब ये प्रोसेस एक्सीड आउट हो गया, हमारा सर्टेन एक्सटेंट तक वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, लास्ट में आता है हार्ट, जो कि एक एक्स्ट्रा में अगर हम बात करें तो एट्रियोनेट्रियोटिक फैक्टर को रिलीज करके ब्लड प्रेशर को, जो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल एएनएफ का यही परफॉर्म करता है, वही चीज को ये हार्ट एएनएफ के थ्रू उसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सो अल्टीमेटली ये आप देख सकते हैं कि किडनी का फंक्शन और एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, ग्रेडियंट का होना, एक ब्लड का वॉल्यूम भी होना, जनरेट होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। सो आई होप कि आपको एक्सक्रीशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।